एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षा दीक्षा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी वीडियो। आज की जो मेरी वीडियो है उसमें आपको मिलेंगे बायोलॉजी के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और उसमें भी जूलॉजी सेक्शन के ही इसमें कुछ आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे जो कि आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। वीडियो को आपको पूरा देखना है। बहुत ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं होगी लेकिन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगी। हर एग्ज़ाम्स में जो है बायोलॉजी स्पेशली पूछी जाती है और एनटीपीसी के जो आप एग्ज़ाम की अगर तैयारी कर रहे हो तो उसमें साइंस के सेक्शन में आपका बायोलॉजी सेक्शन बहुत ही अच्छा खासा आता है। तो उसी के लिए हम लोग शुरू करते हैं जल्दी से अपनी आज की वीडियो। लेकिन अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके साथ दूसरी चीज़ ये कि अगर आपने अभी तक अनअकैडमी प्लस को इंस्टॉल नहीं किया तो जल्दी से इंस्टॉल कर लीजिए। आप सब्सक्रिप्शन ले लीजिए प्लस पे। और सब्सक्रिप्शन आपको लेना कैसे है, अभी जो स्क्रीन पे रेफरल कोड दिख रहा है आपको शिक्षा 10, इस ही रेफरल कोड का यूज़ करना है आपको सब्सक्रिप्शन लेने के लिए। और जब आप इस रेफरल कोड का यूज़ करेंगे तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा किसी भी कोर्स के लिए, ठीक है। तो आप किसी भी कोर्स के लिए एनरोल कर सकते हो और जल्दी से जल्दी सब्सक्रिप्शन लीजिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्लासेस जो हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बैच आपके स्टार्ट हो गए हैं हर एक कैटेगरी में। तो आप जल्दी से जल्दी सब्सक्रिप्शन ले लीजिए क्योंकि आपके एग्ज़ाम्स जो हैं बहुत जल्दी ही होने वाले हैं, ठीक है। तो अब जो है धीरे धीरे एग्ज़ाम्स कंडक्ट होने लगे हैं, आपको पता ही है। तो अब आपकी तैयारी जो है एक अच्छे लेवल पे जाने के लिए आपको एक सब्सक्रिप्शन लेना बहुत ज़रूरी है। चलिए शुरू करते हैं जल्दी से अपनी आज की हम वीडियो। तो देखते हैं जीव विज्ञान पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देख लेते हैं, सारे महत्वपूर्ण प्रश्न जितने भी हैं, ठीक है। पहले क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है कि मनुष्य का सामान्य रक्तचाप जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है ह्यूमन का वो कितना होता है। देखिए चार ऑप्शन दिए हैं, 150 90 mm पर Hg, ठीक है, और 120 पर 80 mm पर Hg, 80 पर 120 mm Hg, ठीक है, और 100 और इस तरीके 150। तो ये देखिए इसमें चार दिए हुए, इसमें से आपसे करेक्ट पूछा गया है तो वो है आपका कौन सा, ये वाला जो रक्तचाप है 120 और 80, ये आपका क्या है, सामान्य रक्तचाप है, ठीक है। क्या है, सामान्य रक्तचाप है मनुष्य का 120 और 80, सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक, ठीक है, इसको याद रखिएगा अच्छे से। चलिए आते हैं दूसरे पे। दूसरा क्वेश्चन जो है, दूसरा क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, देखिए लिखा है अरक्तता यानी कि अनीमिया किसकी कमी से होता है। अरक्तता या रक्ताल्पता भी इसको बोला जाता है, एनीमिया जिसको हम बोलते हैं, अनीमिया लिखा हुआ है वैसे एनीमिया बोला जाएगा। तो एनीमिया जो है वो किसकी कमी से होता है। तो देखिए आपके पास ऑप्शंस हैं आयोडीन, हीमोग्लोबिन, विटामिन सी या फिर विटामिन डी। तो देखिए वैसे तो सभी लोग जानते हैं कि आयरन एक ऐसा तत्व है जिसकी कमी से क्या हो जाता है, एनीमिया हो जाता है। लौह तत्व इसकी अगर आपके शरीर में क्या हो जाती है, कमी हो जाती है, बॉडी में कमी हो जाती है आयरन की, तो क्या हो जाता है, एनीमिया होने का चांस बढ़ जाता है। और क्योंकि आयरन की कमी होती है तो हीमोग्लोबिन जो है, हीमोग्लोबिन आपको पता है रक्त में प्रेजेंट जो पिगमेंट होता है, जो वर्णक होता है, जिसके कलर से जिसकी वजह से रेड कलर भी उसका आता है और ब्लड भी निर्माण होता है उसकी वजह से। तो जो हीमोग्लोबिन तत्व है उसमें आयरन की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, ठीक है। और हीमोग्लोबिन अगर नहीं आपकी बॉडी में है, हीमोग्लोबिन बहुत कम है, तो क्या होगा, आपको एनीमिया की बीमारी जो है वो हो सकती है, रक्ताल्पता की कमी हो सकती है, ठीक है। इसके अलावा देखिए ऑप्शंस थे आयोडीन, विटामिन सी एंड विटामिन डी। तो आयोडीन की कमी से जो है गोइटर, जिसको हम बोलते हैं हिंदी में घेंगा रोग हो जाता है, इंग्लिश में बोला जाता है गोइटर, याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए आपका विटामिन सी जो है आपका, उसकी कमी से क्या हो जाता है, जो कि खट्टे फ्रूट्स वगैरह, आयोडीन जो है, आयोडीन आपका पाया जाता है सी सॉल्ट हो गया, ठीक है, जो समुद्री नमक हो गए, या फिर इसके अलावा और भी कई सब्जियों में, हरी सब्जियां जो हैं उनमें भी आयोडीन पाया जाता है, ठीक है। विटामिन सी जो है आपके सबसे अच्छा विटामिन सी का सोर्स कहते हैं गूसबेरी है, यानी कि आंवला है, आंवले को सबसे अच्छा विटामिन सी का सोर्स बताया जाता है। इसके अलावा और भी जो सिट्रस फ्रूट्स होते हैं, चाहे वो आपका ऑरेंज हो जाए,
ठीक है। लेमन ये सारे जितने भी आपके सिट्रस फ्रूट्स वगैरह हैं या वेजिटेबल्स हैं, इनमें आपका क्या मिलता है, विटामिन सी प्रेजेंट होता है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी नाम का रोग हो जाता है। स्कर्वी जिसमें होता क्या है कि मसूड़ों में सूजन आ जाती है, ठीक है, गम्स में जो है स्वेलिंग आ जाती है, तो स्कर्वी रोग होता है। पायरिया और स्कर्वी से कंफ्यूज, पायरिया आपका अलग रोग होता है, उसमें सड़न होने लगती है, स्कर्वी आपका एक अलग रोग होता है, ठीक है। विटामिन डी पे आते हैं। विटामिन डी जो है, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, सूखा रोग हो जाता है, ठीक है। कौन सा रोग हो जाता है, सूखा रोग हो जाता है। तो जो आपकी बोन्स वगैरह का क्षरण वगैरह होने लगता है, या बोन्स में बहुत ही ज़्यादा जो बोन्स में जल्दी ब्रेकेज होने लगता है, वो सारी चीज़ें जो है विटामिन डी की कमी से होती है। विटामिन डी का अच्छे वाले सोर्स जो है विटामिन डी के, वो क्या क्या है, पहली बात तो सन रेज, ठीक है, सूर्य की किरणें, वो एक अच्छा सोर्स है। इसके अलावा आपका विटामिन डी का सोर्स है फिश ऑयल, ठीक है, उससे भी कुछ मात्रा में। व्हीट जर्म ऑयल, जो व्हीट जर्म ऑयल होता है वो। इसके अलावा नट्स, इन सारी चीज़ों से भी हमें कुछ मात्रा में विटामिन डी जो है वो प्राप्त होता है, ठीक। चलिए आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है। पीएच वैल्यू जो होती है मानव रक्त की कितनी होती है। देखिए मैंने कई बार आप लोगों को बताया पीएच आपका किस तरीके से चलता है, 0 से 7 और 7 से 14, ये आपका होता है एक पीएच स्केल, ठीक है। ये पीएच स्केल होता है 0 से 7 तक और 7 से 14, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 और 8 9 ऐसे करके चलता है, बीच बीच में आपका डेसिमल्स में भी चलता है, ठीक है। तो जो 7 होता है, 7 जिसका पीएच होगा वो क्या होगा, न्यूट्रल होगा, न्यूट्रल, ठीक है, ना तो अम्लीय ना तो क्षारीय, ठीक है, मतलब उदासीन होगा, ना अम्लीय प्रकृति होती है ना क्षारीय प्रकृति होती है, ठीक है। 7 से कम है तो कैसी प्रकृति होती है, अम्लीय प्रकृति होती है, ठीक है। और अगर 7 से अधिक है तो कैसी प्रकृति होती है, क्षारीय प्रकृति होती है, एसिडिक बेसिक, ठीक है, एसिडिक बेसिक। तो आप लोग समझ गए होंगे, 7 से अगर ऊपर जाते हैं तो क्षारीय प्रकृति यानी कि बेसिक, और जो 7 से नीचे आते हैं तो अम्लीय प्रकृति यानी कि एसिडिक। तो मानव रक्त का पीएच, मानव रक्त जो है आपका कुछ मात्रा में कैसा होता है, क्षारीय प्रवृत्ति रखता है, क्षारीय, ठीक है, बेसिक, क्योंकि उसका पीएच कितना होता है, लगभग 7.4, लगभग 7.4 होता है, ठीक है। रक्त का पीएच होता है लगभग 7.4, याद रखिएगा। चलिए आते हैं भाई नेक्स्ट पे। कई चीजों के पीएच मान भी पूछे जाते हैं, ठीक है, अलग अलग चीजों के पीएच मान पूछे जाते हैं, याद रखिएगा। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। गुर्दे, किडनीज की कार्यात्मक इकाई जो है वो क्या है। तो किडनी की कार्यात्मक इकाई यानी गुर्दे की कार्यात्मक इकाई क्या होती है, सबसे छोटी इकाई जो है वो नेफ्रॉन होती है। क्या होती है, देखिए लिखा हुआ न्यूरॉन, नेफ्रॉन, एक्सॉन, धमनी। तो इसकी जो कार्यात्मक इकाई होती है वो क्या होती है, नेफ्रॉन, ठीक है, नेफ्रॉन होती है। चलिए आते हैं नेक्स्ट पे। सारे क्वेश्चंस ही आपके आए हुए ही हैं, मैं कुछ भी अलग से आपको नहीं बता रही हूँ। मानव शरीर के अंदर रक्त निम्न में से किसकी उपस्थिति के कारण नहीं जमता है। आपको पता है कि आपकी बॉडी के अंदर क्या होता है, ब्लड फ्लो होता है और वो लगातार होता रहता है, ठीक है, ब्लड फ्लो लगातार होता रहता है। बॉडी के अंदर क्यों ब्लड नहीं जमता है, ठीक है, उसका एक रीजन होता है कि आपके शरीर में हिपैरिन नाम का एक तत्व जो है, जाइए, हिपैरिन नाम का एक तत्व प्रेजेंट होता है, हिपैरिन, ठीक है। और इसी तत्व की वजह से, हिपैरिन की वजह से ही होता क्या है कि बॉडी में ब्लड जो है, ब्लड क्लॉटिंग नहीं होती, बॉडी के अंदर खून जो है वो नहीं जमता है, हिपैरिन नाम के तत्व की वजह से, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ, रक्त के थक्के से भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो भी थोड़ा सा बात कर लेते हैं। देखिए होता क्या है कि कुछ बीमारियां होती हैं जिसमें ब्लड क्लॉटिंग नहीं होती। उसमें होता क्या है कि अगर थोड़ी सी भी चोट लग जाती है तो खून जो है लगातार निकलता ही रहता है, ठीक है, खून लगातार निकलता रहता है, जिससे क्या होता है, व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है। अच्छा, विटामिन के जो विटामिन होता है,
ठीक है। विटामिन के जो विटामिन होता है ये क्या करता है, ब्लड का थक्का बनने में सहायता करता है, खून का थक्का बनाने में सहायता करता है। ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और वो बीमारी को क्या बोलते हैं, हीमोफीलिया बोलते हैं। ठीक है, एक वयस्क मानव प्रत्येक 24 घंटे में कितनी मात्रा में मूत्र उत्सर्जित करता है, यूरिन जो है कितनी मात्रा में यूरिन प्रोडक्शन करता है एक वयस्क मानव, एक एडल्ट। ठीक है, 24 घंटे में कितना यूरिन प्रोडक्शन करता है। आपका ऑप्शन है 1 लीटर, 1.5 लीटर, 3 लीटर या फिर 5 लीटर। तो इसमें से आपका 1.5 लीटर वाला जो आंसर है वो राइट है। 1.5 लीटर जो है नॉर्मल, एक नॉर्मल एडल्ट जो कि एक हेल्दी एडल्ट है वो इतना यूरिन प्रोडक्शन करता है। अब बहुत सारी वजहें होती हैं जिसमें कभी कभी कुछ लोगों का यूरिन प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है, शुगर की बीमारी या और भी चीज़ें जो हैं। ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट पे। कुछ लोग बहुत ज़्यादा मात्रा में जो है पानी पीते हैं तो भी उनका जो यूरिन प्रोडक्शन है वो ज़्यादा होता है, क्योंकि भाई जितना आप पानी पियोगे उसके अकॉर्डिंग भी यूरिन जो है बॉडी में बनेगा। उस ग्रंथि का नाम बताएं जो रक्तचाप को नियंत्रित करती है। वो कौन सी ग्रंथि होती है, कौन सी ग्लैंड होती है जो कि रक्तचाप को, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करती है। आपके पास कुछ ग्लैंड्स लिखी हुई, थैलेमस या फिर अधिवृक्क ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि या फिर अग्न्याशय ग्रंथि। ठीक है, तो इसमें से राइट कौन हो जाएगा जो कि रक्तचाप को नियंत्रित करती है, वो है अधिवृक्क ग्रंथि। ठीक है, अधिवृक्क ग्रंथि जो होती है वो क्या करती है, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करती है, याद रखिएगा। ठीक है, बाकी जो ग्लैंड्स लिखी उनके कार्य वैसे मैंने कई बार आपको बताए हैं। ठीक है, कई बार बताए हैं, और फिर भी जो है कुछ एक इम्पॉर्टेंट है जिसका मैं कार्य अभी बता दे रही हूँ, बाकी तो आप लोगों को पता ही है। पैनक्रियाज वगैरह का कार्य सभी का पता होगा, थैलेमस का भी पता होगा, थायराइड का जो है क्योंकि उससे एक बीमारी पूछी जाती है, हाइपरथायराइडिज्म और हाइपोथायराइडिज्म। ठीक है, तो ये जो थायराइड ग्लैंड होती है यही जो है स्वेलिंग इसमें आ जाती है जब वो गॉइटर रोग होता है, घेंगा रोग होता है, तो यही थायराइड ग्लैंड क्या होती है, फूल जाती है और फूल कर एक गांठ जैसी जो है बन जाती है इसी की। ठीक है, तो आपने देखा होगा उनके गले में बहुत बड़ी गांठ सी होती है, जिनको क्या हो जाता है, घेंगा रोग की बीमारी हो जाती है। आयोडीन की कमी से ये बीमारी बॉडी में हो जाती है। ठीक है, और थायराइड वाली बीमारी भी हो जाती है जब थायराइड ग्लैंड आपकी कम सक्रिय होती है या निष्क्रिय होने लगती है, तो आपकी जो है हाइपोथायराइडिज्म की बीमारी, सॉरी हाइपरथायराइड, हाँ हाइपोथायराइडिज्म की बीमारी। और जब ये आपका ज़्यादा मतलब थायराइड हार्मोन जो है उत्पन्न करती है तो आपकी हाइपरथायराइडिज्म की बीमारी भी हो जाती है। आपने सुना होगा जिसको थायराइड डिजीज बोला जाता है। चलिए उसके बाद आते हैं हम लोग नेक्स्ट पे। यकृत द्वारा निकलने वाले बाइल जूस का क्या काम होता है, लिवर से लिवर से जो बाइल जूस निकलता है, तो देखिए लिवर से क्या निकलता है, कह सकते हैं लिवर से निकलता है। लिवर के पास, आपके लिवर के ही अंदर एक छोटी सी ग्लैंड होती है। ठीक है, एक छोटा सा, जिसको इस तरीके का कुछ शेप में होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पित्ताशय बोलते हैं, पित्ताशय बोलते हैं। ठीक है, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं, गाल ब्लैडर। ठीक है, गाल ब्लैडर बोलते हैं। तो वो जो लीवर के अंदर ये जो पित्ताशय उपस्थित होता है छोटा सा, यही क्या करता है, बाइल जूस, बाइल जूस यानी कि पित्त रस, पित्त रस का निर्माण करता है। और यही पित्त रस जो है बहुत सारे काम में आता है बॉडी के। क्या देखिए लिखा हो, ये भोजन को क्षारीय बनाता है या ये भोजन को अम्लीय बनाता है, ये भोजन को तोड़ता है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए पित्त की प्रकृति कैसी होती है, पित्त की प्रकृति होती है क्षारीय। पित्त रस जो होता है, बाइल जूस जो होता है, वो कैसा होता है, क्षारीय होता है, ना कि अम्लीय होता है। आपकी बॉडी में खाने को पचाने के लिए कुछ एसिड का निर्माण होता है। ठीक है, कुछ अम्ल बनते हैं जो कि आपके खाने को क्या करते हैं, पचाते हैं, लेकिन साथ ही साथ कुछ क्षारीय जो है, क्षार जो है वो भी आपकी बॉडी में ज़रूरी होता है, वरना अम्लीय प्रकृति बढ़ जाती है, जिससे कई बार आपको दिक्कत हो जाती है, एसिडिटी वगैरह की प्रॉब्लम हो जाती है। तो आपने देखा होगा कि इनो जो है, इनो या फिर इस तरह की कोई चीज़ आपको लेनी होती है जो कि बेसिक कंपाउंड होते हैं, क्षारीय तत्व होते हैं, जिनसे कि आपको एसिडिटी या फिर इन सारी चीज़ों से राहत मिलती है जब आपकी बॉडी में एसिड फ्लो ज़्यादा होने लगता है। ठीक है, तो इसलिए बॉडी में हर एक चीज़ का होना जो है वो
जरूरी है। तो पित्ताशय से जो पित्त रस का निर्माण होता है वो भी आपके फूड के डाइजेशन के लिए क्या होता है, जरूरी होता है। लेकिन कई बार ये है ज़्यादा बाइल जूस प्रोडक्शन होने लगता है, वो भी गलत होता है। तो है क्या कि ये जो है आपका बाइल जूस वो क्या करता है, भोजन को क्षारीय बनाता है, क्योंकि वो खुद क्षारीय प्रकृति होती है, भोजन को क्षारीय बनाता है। ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट पे। थैलीसीमिया रोग का लक्षण कौन सा नहीं है? थैलीसीमिया रोग का लक्षण इनमें से कौन सा नहीं है? देख लीजिए, वजन का ना बढ़ना और कमजोरी, पेट में मरोड़ उठना, पैरों में ऐंठन होना, छाती में दर्द होना और दिल की धड़कन का सही से न चलना। इसमें जो थैलीसीमिया का जो लक्षण नहीं है वो ये नहीं है, बाकी सारे जितने दिए हुए हैं वो सारे थैलीसीमिया में प्रेजेंट होते हैं। तो पेट में अगर कोई मरोड़ उठ रही है तो वो थैलीसीमिया का कोई भी सिम्पटम नहीं होगा। देख लीजिए थैलीसीमिया के कौन कौन से सिम्टम्स होते हैं। थैलीसीमिया रोग के लक्षण है छाती में दर्द होना, दिल की धड़कन का सही से ना चलना, पेट में सूजन आना, पेट में स्वेलिंग आ जाती है, मरोड़ नहीं होता है, ठीक है, पैरों में ऐंठन होना, वजन ना बढ़ना और कमजोरी आना, सिर दर्द होना, हाथ और पैरों का ठंडा पड़ना भी जो है ये सारे भी थैलीसीमिया रोग के लक्षण होते हैं। ठीक, चलिए तो हमसे पूछा गया था कौन सा नहीं है। ठीक है, आते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे। रुक जाइए, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, फेफड़ों में गैसों का आदान प्रदान किस माध्यम से होता है? फेफड़ों में जो गैस है, ठीक है, जैसे ऑक्सीजन वगैरह है, तो जब हम लेते हैं या कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं तो कैसे आदान प्रदान होता है लंग्स के द्वारा, वही आपसे पूछा जा रहा है। देखिए लिखा हुआ रुधिर द्वारा, ब्लड के द्वारा होता है, वायु कुपिकाओं के द्वारा होता है, श्वास नली के द्वारा होता है, या फिर धमनियों के द्वारा होता है। देखिए इसमें से राइट आंसर हो जाएगा वायु कुपिकाओं के द्वारा। आपके लंग्स में बहुत छोटी छोटी सी वायु कुपिकाएं जो है वो प्रेजेंट होती है बहुत अधिक मात्रा में। यही क्या करती हैं, गैस का आदान प्रदान जो है, ठीक है, जो भी गैस है ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड, इसका आदान प्रदान आपका करती रहती है यही वायु कुपिकाएं। चलिए देख लीजिए, फेफड़ों में रुधिर का शुद्धिकरण गैसों के आदान प्रदान से होता है। गैसों का आदान प्रदान वायु कुपिकाओं के माध्यम से होता है। ऑक्सीजन कुपिकाओं से रक्त में आती है, यही जो कुपिकाएं होती है छोटी छोटी, इन्हीं से क्या होता है, ऑक्सीजन जो है वो ब्लड में मिल जाती है। ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रक्त से कुपिकाओं में प्रवेश करता है, फिर क्या होता है, वही कार्बन डाइऑक्साइड आपका बाहर निकाल दिया जाता है, उत्सर्जित कर दिया जाता है। वयस्क मनुष्य के फेफड़ों में 30 से 40 करोड़ वायु कुपिकाएं होती हैं, याद रखिएगा। कुपिकाओं में गैसीय आदान प्रदान की क्रिया जो है विसरण के द्वारा होती, किस द्वारा होती है, विसरण के द्वारा होती है। यही छोटी छोटी सी कुपिकाएं प्रेजेंट होती हैं जिनके द्वारा जो है बॉडी में ऑक्सीजन जो है ब्लड में मिला दिया जाता है, और जो भी कार्बन डाइऑक्साइड है वो इन कुपिकाओं के माध्यम से उत्सर्जित कर दिया जाता है बाहर की तरफ। ठीक, चलिए तो ये था हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। बायोलॉजी के भी कुछ क्वेश्चन जो हैं लोग डिमांड कर रहे थे कि मैम एनटीपीसी के लिए बायोलॉजी के भी क्वेश्चंस प्रोवाइड कराइए, इसीलिए आप लोगों के लिए स्पेशल क्लास जो है बायोलॉजी की भी हम लोगों ने बनाई है, और भी आगे चल के आपको क्लासेस मिलेंगी, और पर्टिकुलर क्लासेस भी आपकी स्टार्ट होने वाली हैं। ठीक है, और न्यू एजुकेटर्स भी आपके पढ़ाने वाले, तो आपकी जो पढ़ाई होगी वो बहुत ही एक अच्छे लेवल पे होने वाली है, इसलिए परेशान मत होइएगा, जो है चैनल के साथ जुड़े रहिए, बने रहिए। आप सभी लोगों का प्यार है जो आज हम लोग यहाँ तक पहुँच पाए। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सभी लोगों के साथ शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए शिक्षा दीक्षा के साथ।